Hello everyone. So today we are starting our new chapter Center of Mass. इससे पहले मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपने काइनेमेटिक्स, वर्क पावर एनर्जी, एनएलएम जैसे चैप्टर को कवर कर लिया है, तो मैं बिना किसी देरी के ये चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, वही कॉपी पेन हाथ में लीजिए, पानी की बोतल साथ में लीजिए और लेक्चर का मजा लीजिए। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपसे रिलेट करवाता हूँ, जो मैं प्रीवियस चैप्टर हमेशा होते हैं, मैं उनको हमेशा रिलेट करवाता हूँ नेक्स्ट चैप्टर से। तो सेंटर ऑफ मास जैसी चीज़ें हम इसमें जब पढ़ने वाले हैं, इसकी डेफिनेशन से ही हमें पता चल जाएगा। अब जहाँ पे हम देखेंगे कि चीज़ें होती क्या हैं, तो सपोज कीजिए हमने स्कूल में बहुत सारे खेल खेले हैं। हम क्या करते थे पहले कि सर कॉपी को हमेशा अपनी एक उंगली पे हम उसे होल्ड भी कर दिया करते थे, घुमा भी लिया करते थे। मतलब आप किसी भी बॉडी का एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लेते हो जहाँ पे उसका मास, वो पूरी की पूरी बॉडी क्या है, बैलेंस हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वही पॉइंट सर सेंटर ऑफ मास है क्या? यस, कि उस जगह पे तो वही पॉइंट उसका सेंटर ऑफ मास है। यानी कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, देख लेते हैं कि सर सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट वेयर टोटल मास ऑफ अ बॉडी कैन बी इमेजिन टू बी एक्ट और टू बी कंसंट्रेटेड। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है किसी भी बॉडी में जहां पे सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड है और सारा का सारा मास लग जाता है, ऐसा हमें फील होता है। तो ये इस चीज को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ठीक है, मैंने क्यों बोला फील होता है, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे आगे जाके और भी केसेस देखूंगा जहां पे सेंटर ऑफ मास बॉडी में नहीं, बॉडी के बाहर भी एक्ट करते हैं और बॉडी के मतलब बाहर लाई करते हैं हमेशा। तो इसलिए मैंने उसको इस तरीके से कहा कि इमेजिन टू बी एक्ट। ठीक है कि सर ये तो चलो सेंटर ऑफ मास हो गया। अब जैसे हमारे क्या क्या काम आता है सेंटर ऑफ मास, या हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं सेंटर ऑफ मास को। ठीक है, ये पॉइंट तो समझ में आ गया कि सर किसी भी बॉडी पे कोई भी एक पॉइंट होता है जहां पे सारा मास एक्ट होता है। ठीक है कि सर ये कहीं ना कहीं मुझे उसकी मोशन की स्टडी करने में और ज्यादा इजीनेस कर देता है। कैसे समझना इसे, सपोज करो मेरे पास ये बोतल है, ठीक है, और मैंने देखो वैसे यहाँ पे पॉइंट बना रखे थे लेकिन ये मिट गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक ब्लैक कलर का पॉइंट है, देखो मैं फिर से बना देता हूँ। ठीक, ये देख बबुआ, तेरा ब्लैक कलर का पॉइंट अब दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने और भी पॉइंट बना रखे हैं, 1 2 3, ऊपर भी 1 2 3 ऐसे करके, लेकिन ये वाला पॉइंट जो है मैंने इसके सेंटर में ही बनाया है कि सर ये इसका सेंटर ऑफ मास है क्या? नहीं, लेकिन मैं फिलहाल के लिए मान रहा हूँ ये यूनिफॉर्म बॉडी है। अभी यूनिफॉर्म थोड़ी है, नीचे मास ज्यादा ऊपर आते थे कम, ऐसे भी तो हो जाता है। सपोज कर अभी पानी इसमें भरा होता है यहाँ तक, तो यहाँ पे मास ज्यादा ऊपर मास कम, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास नहीं है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ फिलहाल कि ये इसका सेंटर है। ठीक है, अब इस बॉडी को अगर मैं किसी को फेंक के दूं तो ये गोल गोल घूमते हुए जाएगी कि नहीं जाएगी? कि सर जब ये गोल गोल घूमते जाएगी तो ये वाला पार्ट कभी ऊपर कभी ये वाला पार्ट नीचे, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन ये जो सेंटर वाला पार्ट है अपनी जगह बदलने वाला नहीं है। तो इस सेंटर की ही स्टडी करके मैं इस बॉडी की स्टडी कर लूंगा क्या? मतलब इस सेंटर की जानकारी लेके मैं इस पूरी बॉडी की जानकारी को ही मानूंगा। इसकी एक्सेलरेशन पूरी बॉडी की एक्सेलरेशन, इसकी वेलोसिटी पूरी बॉडी की वेलोसिटी। तो इसलिए सेंटर ऑफ मास हमें हेल्प करता है। ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर सपोज करो, ठीक है, मेरे पास अगर बॉडी कुछ इस तरीके से दे रखी होती, कि मैं कुछ इस तरीके से ले लेता कि सपोज करो मेरे पास ये व्हील है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास मैंने इस व्हील पे एक पॉइंट मान लिया, थोड़ी देर बाद मैंने इस व्हील को घुमा भी दिया। अब देखो मैंने क्या देखा कि थोड़ी देर बाद ही सपोज करो मैंने कोई यहाँ पे जो पॉइंट माना था, यहाँ माना था, व्हील के घूमने के चक्कर में ये पॉइंट यहाँ पहुँच गया। अगर इसी को हम थोड़ा और आगे घुमाएं तो यही पॉइंट यहाँ भी पहुँच जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं इसकी स्टडी नहीं करवा रहा है, इसकी मोशन की स्टडी नहीं करवा रहा है, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास नहीं है। अब एक ऐसा पॉइंट चूज करो जहां से मैं इसके हर जगह की मोशन की स्टडी कर सकूं। तो ठीक, मैंने उठा लिया एक पॉइंट। अब एक पॉइंट ऐसा कौन सा हो सकता है कि सर एकदम बीच में चूज कर लो, तो मैंने एकदम बीच में मान लिया। ठीक है, अब यहां से मैं किसी भी पॉइंट से अगर मैं देखूंगा, सपोज करो ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, तो ये पॉइंट अपनी जगह बदलने वाला नहीं है, क्योंकि यही इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास। इसलिए मैंने सेंटर ऑफ मास में आपको पहली ही डेफिनेशन में ये क्यों बोला था कि इसे फील करो, इमेजिन करो। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास सिर्फ बॉडी पे लाए नहीं करता, बॉडी के बाहर भी लाए कर सकता है। तो सपोज करो ये मेरे पास टायर होता, रिंग होती, अब इसका सेंटर ऑफ मास तो बॉडी के बाहर है ना, तो इसलिए बच्चा मैंने ये चीज पहले से ही बोल दी थी आपको। यहां तक ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास सर इतना बता तो दिया, अब इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं ये भी बता दो। कि सपोज करो सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का, यहाँ पे तो हम एंड डिस्क्रीट पार्टिकल का बोल के चल रहे हैं। एंड डिस्क्रीट पार्टिकल का मतलब कुछ ज्यादा लैंग्वेज में ना फंसो, कुछ भी नॉन यूनिफॉर्म कोई यूनिफॉर्म कोई सी भी बॉडी होती, ठीक है, कोई भी हम रैंडम बॉडी ले रहे हैं, तो मुझे इसका अगर सेंटर ऑफ मास देखना है तो पहले मुझे इसको एक रेफरेंस में रखना पड़ेगा। तो रेफरेंस के लिए लगा दिया मैंने। ठीक है सर, कैलकुलेट करेंगे ओरिजिन से। सपोज करो कि ओरिजिन से, अब इस पे भैया ये एक ऐसी बॉडी है कि इसमें भैया अलग अलग पार्टिकल्स में ये मतलब डिवाइडेड है। यहाँ पे कहीं इसका M1 होगा, यहाँ किसी का M2 होगा, यहाँ M3 होगा, करते करते बहुत सारे होंगे तो Mn तक ले सकता हूं मैं इजीली। तो सपोज कर बेटा R1 वेक्टर दूर एक M1 मास पड़ता है
R2 वेक्टर दूर एक M2 मास पड़ता है, R3 वेक्टर दूर एक M3 मास पड़ता है, ऐसे करते करते एक Rn वेक्टर दूर एक Mn मास पड़ता है। ये बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। अब यहाँ तक की बात जब बात कंप्लीट हो गई हो तो देखें कि सर इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो मैंने उस रेफरेंस के उस पर रख के तो मैंने इसको वो करा कि सेंटर ऑफ मास मिले मुझे। सेंटर ऑफ मास जब मैंने ढूंढा तो कैसे मिला कि सर मैंने M1 R1 कर दिया प्लस M2 R2 और ऐसे करते करते मैं कहां तक पहुंचा? Mn Rn तक। ठीक है, और सबको डिवाइड कर दिया जितने मासेस मैंने लिए थे, M1 M2 और कहां तक? Mn तक। ठीक है, तो ये बना मेरे सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। और इस तरीके से हमें बताया गया कि ऐसे सेंटर ऑफ मास हमें किसी भी ऐसी बॉडी का जो एन डिस्क्रीट पार्टिकल में बटी हुई है इसका हमें इस तरीके से कैलकुलेट करना है। ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या देखा कि यहाँ पे भी सर इंटीग्रेशन हो रहा है क्या? बच्चा इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन का मतलब होता है समाकलन। अब इंटीग्रेशन का मतलब ये नहीं कि मैं अभी उठा के इंटीग्रेशन रख के लिमिट रख के वो लगा दूं, नहीं। जब तुम्हारे पास कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वे में हो, यानी वहां पे जो मासेस है, वहां पे कोई भी वैल्यू जो एकदम फिक्स टर्म में नहीं बटी हुई है, तो वहां पे बच्चा हम किस तरीके से मल्टीप्लाई, किस तरीके से हम उन्हें ऐड करते हैं? वहां ऐड करते हैं समेशन से। याद हो mi, ठीक है, ri, क्योंकि अब आई कहां से, क्योंकि 1 से लेके n तक आपको सबको ऐड ही तो करना है। सपोज करो यहाँ अलग अलग टर्म होते हैं, 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो, आप सबको ऐड ही तो करते, तो उस एडिशन के लिए हम समेशन लगाते हैं। अब सपोज करो 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg होता, तो हम सबको इंटीग्रेशन करके ये वाला सिंबल लगा देते हैं। ये बात समझ में आई क्या? और आई 1 से लेके n तक, और नीचे m1 m2 m3 समेशन ऑफ mi, आई 1 से लेके n तक, कि सर 1 से लेके n तक इसके मासेस जा सकते हैं। ये हमारा है सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ये बात समझ में आई क्या? ठीक है। अब सपोज करो बच्चा कि इसी को हम अभी x में कैलकुलेट करते हैं, अगर तो मैं इसी को क्या बोलता? सर समेशन ऑफ mi xi, सर 1 से लेके n तक, समेशन ऑफ mi, सर 1 से लेके n तक। अच्छा y में करता तो कि सर y में भी यही करना होता मुझे, क्या? समेशन ऑफ mi yi और समेशन ऑफ mi, सर कहां से? 1 से लेके n तक। अरे सही है क्या? ठीक है। z में करना होता तो तब भी सर सिमिलर होता, मैं इसी तरीके से करता, उसमें कोई भी गलत और अलग चीज नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखो कि सर हम क्या करते हैं, हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है दो पार्टिकल सिस्टम के लिए। एक बार निकाल के देख लेते हैं। सपोज करो, अब ट्राई तो करके देखें, इतना सीख लिए हम। यहां पे दो मासेस दे रखे हैं, एक का नाम है m1, एक का नाम है m2। इस चीज को बड़े प्यार से समझना कि एक बार दे रखा है m1, एक बार दे रखा है m2। ठीक है, अब मैंने इसको रखा बच्चा रेफरेंस पे। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी सर r, सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं इनके बीच में होगा। सेंटर मास कहां होगा? इनके कहीं ना कहीं बीच में होगा। तो मैंने एक बार इसको ओरिजिन पे रख लिया। किसको ओरिजिन पे रखा? इसको, m1 वाले को। ठीक है, कि सर अब इसका सेंटर मास कैलकुलेट करूंगा तो सेम फॉर्मूला अभी तो सीख क्या है, कौन सा? RCM इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इस चीज को बड़े प्यार से समझना यार। ठीक है, अब एक चीज बताओ, मैं यहां सेंटर मास निकाल रहा हूं, मास m1 है, रखा ये ओरिजिन पे है, मतलब 0,0 पे रखा हुआ है। अरे सही है क्या? अच्छा, मास ये m2 है और रखा कितनी दूरी पर है? सर ये r,0 पे रखा हुआ है। r,0 मतलब y में तो इनकी कोई डिस्टेंस है ही नहीं। x में कितनी दूरी पर है? कि सर ये r दूरी पर है। तो m1 तो बेचारा 0 पे था, तो मैं यहां पे क्या रखूंगा? m1 इंटू 0। लेकिन जो मेरा m2 है वो कितनी दूरी पर रखा था? r, और नीचे दोनों को क्या कर दूंगा मैं? प्लस m1 प्लस m2। तो मेरा सेंटर ऑफ मास कितना निकल के आ गया है? ये देखिए आप, सेंटर मास कितना निकल के आया? सिर्फ m2r डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अरे करेक्ट है क्या? ठीक है। ऐसे ही मैं चाहूं तो देखो इन चीजों को मैं कैसे कर सकता था। सपोज करो ये मेरा r1 होता, ये मेरा r2 होता। सही है क्या? चल ये तो तेरा r निकल के आ गया, मतलब r1 प्लस r2 मैं क्या चाह रहा था, दोनों मिलके r ही तो बनाते। ठीक है, तो मैं क्या करता, ये लो। ठीक है, अभी मैं क्या करता, सपोज करो r2 प्लस r1 इक्वल्स टू r, निकाल लिया मैंने सेंटर ऑफ मास। अरे सही है क्या? अब भी अगर सपोज करो मुझे r2 निकालना हो तो मैं r2 कैसे कर लेता? r माइनस r1, r माइनस
R1। अब जो भी R आया मैं उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कुछ ना कुछ कर लेता हूँ, जो भी R1 से मल्टीप्लाई होता फिर दूसरा मेरा R2 निकल के आ जाता, क्या ये चीज भी निकल के आ जाती। तो इस तरीके से हम और भी सेंटर ऑफ मास अलग अलग पॉइंट से निकाल सकते हैं। सर इसका कहने का क्या मतलब है कि सपोज करो ये तो सर आपने उधर की तरफ से सेंटर ऑफ मास निकाला ना, अगर इधर की तरफ से निकाल के लाते तो कि सर तो ये M2 की जगह M1 आ जाता। ये बात समझ में आ रही है क्या? ये वाली चीज ऐसे अक्सर एक्ट करती है, इस चीज को हमेशा क्लियर रखना, ठीक है। नेक्स्ट अब यार देखो कि अब मेरे पास कि सर सेंटर ऑफ मास के बारे में दो चार चीजें जानकारी के तौर पे दे रखी हैं, जैसे कि सर मेरे पास अगर M1 और M2 आपस में बराबर होंगे तो मैं उनको M लूंगा। क्या लूंगा? M। तो उनका जो सेंटर ऑफ मास भी होगा ना R1 और R2 वो क्या होगा? R/2। सर इस बात का कहने का क्या मतलब है? सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई इस तरीके से मैं आपको ये समझा रहा हूँ, सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक मास रखा हुआ है और एक मैंने इसको एक स्टिक से बांधा हुआ है और यहाँ पर भी मास दूर रखा हुआ है। ये जो स्टिक है ये बिल्कुल मासलेस मैंने मानी है फिलहाल के लिए, मासलेस एकदम, ठीक है। अब इसका मास मैं मान ले रहा हूँ 1 किलो और इसका भी मास मान लेता हूँ 1 किलो। क्या ये दोनों मास जो M1 और M2 है क्या वो आपस में बराबर है? अब आपस में बराबर है तो इस स्टिक की लंबाई मैंने रखी हुई है, कितनी रखी हुई है? 2 मीटर रखी हुई है। तो बताना आप इसे जब बैलेंस करोगे तो कहाँ पे जाके अपनी मतलब अपने हैंड को लगा दोगे जहाँ से बैलेंस हो जाएगा? कि सर कहीं से भी लगा लो, जब दोनों तरफ मास बराबर है तो R/2 यानी 2/2 यानी कि 1 मीटर की दूरी पर आपको वो पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे वो पूरा का पूरा सिस्टम बैलेंस हो जाएगा। इस पॉइंट का ये मतलब है। ये बात समझ में आई? ठीक है। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल। कि सर सेंटर ऑफ मास हमेशा दो पार्टिकल्स के लिए वहां पे लाई करता है कि ऐसी लाइन जो उन दोनों को ज्वाइन कर रही हो, ठीक है। ठीक है, अगर मेरे पास M1 इज ग्रेटर देन M2 होता तो कि सर अगर मेरे पास M1 यानी मास जो M1 है वो ज्यादा होता M2 से तो आपको कहीं ना कहीं हाथ M1 की तरफ ज्यादा लगाना पड़ जाता। सपोज करो ये मास ज्यादा ये मास कम, तो आप बीच में हाथ लगा के सिस्टम को बैलेंस नहीं कर सकते, आपको थोड़ा थोड़ा हैवियर मास की तरफ खिसकना पड़ेगा। ये मास बड़ा है तो इधर की तरफ हाथ ज्यादा लगाना पड़ेगा, तब जाके सिस्टम बैलेंस होगा। यानी कि सेंटर ऑफ मास टुवर्ड M1 होता है, यानी कि ऑलवेज नियर द हैवियर पार्टिकल। जो सेंटर ऑफ मास हमेशा कहाँ लाई करता है? कि ज्यादा पार्टिकल, जो ज्यादा मास वाला पार्टिकल है उसकी तरफ ज्यादा लाई करता है, ठीक है। ऑन चेंजिंग द ओरिजिन द लोकेशन ऑफ सेंटर मास चेंजेस while exact position of center mass of the body does not changes। कि सपोज करो कि सर अभी आपने थोड़ी देर पहले जो आपने गेम खेला था इतना बड़ा, ये कि सर इसमें सपोज कीजिए कि अगर ये ओरिजिन यहाँ ना लेके यहाँ ले लेते तो यहाँ ले लेते तो ओरिजिन में कहीं से भी ले सकता, मतलब उसका जो मैं एक पोजीशन जो रेफरेंस था मैं कहीं से भी ले सकता था, तो उसकी वजह से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज हो जाती, हाँ, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन चेंज कभी नहीं होती। मतलब सपोज कीजिए कि जो पेन है अगर मैं इसको बैलेंस कहीं ना कहीं कर लूंगा यहाँ पे तो ये इसका सेंटर ऑफ मास और ये एग्जैक्ट है और ये चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन मैं किसी भी ओरिजिन से इसकी पोजीशन चेंज कर सकता हूं क्योंकि मैंने रेफरेंस बदलते ही पोजीशन बदल जाती है। कैलकुलेशन रेफरेंस के रेस्पेक्ट में बदलती है, एग्जैक्ट नहीं बदलती है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कि हम इसमें बात करते हैं, ठीक है, कि सपोज कीजिए मेरे पास एक सिस्टम दे रखा है, अब निकाल के देख ही लेते हैं ना कैसे आया हमारा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, हमारे पास एक ही सवाल दे रखा है, यहाँ मेरे पास 4 मासेस हैं और 4 मासेस कितनी दूरी पर रखे हुए हैं एक दूसरे से? 2 मीटर की दूरी पर। सर ये 1 किलो का मास है 2 मीटर, 2 किलो का मास है 2 मीटर, 3 किलो का मास है ऊपर की तरफ 2 मीटर और नीचे की तरफ भी ये 2 मीटर। ये बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। अब देखो सपोज करो मैंने इसी को ओरिजिन पे रखा है, अब जब इसी को ओरिजिन पे रखा है तो मैं इसको मानूंगा 0,0। कोऑर्डिनेट निकालना आते हैं। 2 kg का जो मास है वो कितनी दूर रखा हुआ है? सर 2 मीटर दूरी पे रखा हुआ है और वाई में 0 पे रखा हुआ है। अरे सही है क्या? अभी जो 3 kg वाला मास है सर ये 2 मीटर तो एक्स में रखा हुआ है और 2 मीटर ही y में रखा हुआ है। और ये वाला मास सर 4 kg वाला अगर रखा जाए तो सर x में तो ये 0 पर है और y में ये 2 पर है। अब मैं इसका सेंटर मास निकाल सकता हूँ क्या? ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले तो एक बार x में जिस तरीके से हम निकालते हुए आए थे, कैसे? m1 x1 प्लस m2 x2 और ये कहाँ तक? mn xn, और सबको से किससे डिवाइड करते थे? हम मासेस से डिवाइड करते थे। ठीक है, और यही किया करते थे क्या? ठीक है, अब यहाँ पे 4 मासेस हैं उनके हिसाब से लगा लो। मास कितना पहला वाला? 1 kg सर ओरिजिन पे रखा हुआ है यानी कि 0, प्लस मास m2 2 kg कितने पे रखा हुआ है? सर 2 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है x में, इस बात को भूलना नहीं। ठीक है, प्लस m3 मास कितना? सर 3 kg, x में कितना रखा हुआ है? ये देख x में 2 मीटर पे रखा हुआ है, प्लस वो 4 kg वाला सर y में 2 मीटर ऊपर रखा है, x में तो 0 रखा है। ठीक है,
और तीनों को अगर मैं चारों मासेस को सम कर लूं तो 1 kg प्लस 2 kg प्लस 3 kg प्लस 4 kg कितना हो जाएगा सर? ये सब हो जाएगा मिलके 10 kg। तो देख, एक तो ये वाला पॉइंट जीरो, दूसरा ये 4 kg वाला जीरो, सिर्फ ये 3 to 6 और 2 to 4, 6 प्लस 4 हो गया बच्चा तेरा 10, और नीचे भी कितना आ रहा है 10, यानी कि तुझे 1, ये आ रहा है बच्चा 1। यानी कि अगर तू x की डायरेक्शन में जाए तो तेरे को 1 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं? ठीक है, अब ये तो बच्चा अपन ने निकाल लिया। ठीक है, अब मैं ऐसे ही y के लिए भी निकालना चाहता हूं। अब जब मैंने y के लिए निकाला तो मैं y के लिए जब सेंटर मास निकालूंगा तो ये कितना निकालूंगा सर? m1 y1 m2 y2 और कहां तक? mn yn। अरे सही है क्या? और यही यहां पे m1 प्लस m2 और कहां तक? mn, यहां तक निकालूंगा। अरे करेक्ट है। ठीक है, अब इस चीज को अब मैं ध्यान रखूंगा वापस से कि सर पहले वाला मास 1 kg ओरिजिन पे रखा हुआ था 0, देखते हुए चलो। ठीक है सर, 2 kg वाला मास नीचे रखा हुआ था 0, देख उसका y 0 है। सर 3 kg वाला मास 2 पे रखा हुआ है, देख y इसका 2 था। अच्छा 4 kg वाला मास कितने पे? 2 पे रखा हुआ है। ठीक है, और नीचे भी सब तीनों चारों मासेस को हमने ऐड करा था तो कितना आया था? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 10 आया था क्या? बस यही चीज हमने करी। देखिए एक तो बच्चा ये 0, एक अपना ये भी 0, 3 to 6 4 to 8 8 प्लस 6 14। ठीक है, तो ये तेरा बच्चा कितना आ गया? 14/10। अगर ये 10 से इसको डिवाइड करो तो 1.4 आएगा। मतलब जो मेन जो सेंटर ऑफ मास आया दोनों की तरफ से, सर x में आया 1 पे और y में आया 1.4 पे। तो तुझे ये कहीं ना कहीं कहां जाके मिलेगा? देख x में तो, अब इसमें ध्यान कर, x में तो 1 पे और y में 1.4 पे, तो y पे 1.4 चढ़, यहां कहीं तो तुझे मिलेगा 1,1.4। ये है इसका सेंटर ऑफ मास। अरे कर सकते हैं क्या इजीली? ठीक है, देख लो फटाफट। नेक्स्ट वाला देखो फिर। ठीक है कि सर नेक्स्ट क्या देखेंगे हम कि सर सपोज करो ये मेरे पास सिस्टम है। ठीक, अब ये जो मेरे पास सिस्टम दे रखा है इस पे मैंने मासेस कैसे ले रखे हैं? 2 kg 3 kg 4 kg, 2 kg 3 kg 4 kg, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एंगल हर कोने का क्या है? 60 डिग्री है। पहले इसके कोऑर्डिनेट बनाना बड़ा काम है। अगर तुमने कोऑर्डिनेट बना लिए तो इसको सॉल्व करने में हमारे पास कुछ भी नहीं लगेगा। सर कैसे? सपोज करना बड़े प्यार से, ये तो ओरिजिन पर रखा हुआ है तो सर इसको तो 0,0 कर दो। ठीक है, ये x में 2 मीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ तो 2,0 कर दो, क्योंकि y में ऊपर है ही नहीं 0। अब बचाइए तो सर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हाफ तक डिस्टेंस तो खींचेगा, यानी x में तो कहीं ना कहीं ये 1 रखा हुआ है। अब y में क्या ये 2 मीटर है? नहीं, तो सर कैसे निकालेंगे? मैंने अभी बोला था बच्चा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एंगल 60 होगा, एंगल 60 होगा तो 2 मीटर का 60 डिग्री। अब देख नीचे की तरफ होता है 2 cos थीटा, तो अगर ऐसे भी निकालेगा ना 2 cos और थीटा कितना 60 डिग्री, cos 60 होता है 1/2। cos 60 कितना होता है? 1/2, 2 से 2 गया यानी कि 1, मेरा सही था, मतलब 1 आ रहा था इसका। अब y एक्सिस के लिए क्या लेंगे? sin थीटा, तो मतलब ये कितना हो गया? 2 sin 60, और sin 60 कितना होता है? √3/2, यानी 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ √3। कितना आ रहा है? √3। ऐसे तो बच्चा पहले कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। ये चीज समझ में आई क्या? अरे आ रही है तुम्हारे भी? ठीक है, अब देखो 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 बच्चे, अब इसको x y z सब कर डालेंगे, इसका सत्यानाश कर देंगे बिल्कुल। ये देखो, अब पहले मैं x में निकालूंगा मास कितना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लूं क्या कि सर m1 कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, ओरिजिन पे दे रखा है 0 दे रखा है, m2 कितना दे रखा है? 4 दे रखा है, कितने पे दे रखा है? 2 पे दे रखा है, लास्ट कितने पे दे रखा है? m3 3 पे दे रखा है, और कितनी ऊंचाई पे दे रखा है? x में कितना दे रखा है? 1। अरे सही है क्या? और 2 + 3 + 4 कितने हो रहे हैं मिला के? 5 और 4 9। डायरेक्ट कराए देखो, जिसको ना आए वो m1 x1 + m2 x2 + m3 x3 करके करे। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 2,0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8 और 3, 8 और 3 कितना हो गया? 11/9 आंसर आ रहा था क्या? ठीक है, ठीक है, तो ये बच्चा XCM जिसका वीडियो पॉज करके जिसका 11/9 आ रहा है एकदम सही जा रहे हैं, जिनको नहीं आ रहा है वो देखते चलें। अब y की तरफ निकालूंगा मैं यही चीज,
ये देख y की तरफ निकालूंगा तो सेम चीज कि सर 2 तो अभी भी 0 पे है, ओरिजिन पे रखा हुआ था वो, प्लस सर ये जो 4 kg है ये भी 0 पे है, ये भी तो नीचे रखा हुआ था। लास्ट कि सर ये जो 3 kg है ये कहां रखा हुआ है, सर ये √3 डिस्टेंस पे रखा हुआ और नीचे टोटल मिला के 9, तो ये कितना हो गया सर 3√3 डिवाइड बाय 9, 3 से गया तो 3 बार और √3 से गया तो 1/√3। ये कैलकुलेशन थोड़ा करना, मैंने क्या करा 3 से पहले 9 को काटा 3 बार, फिर √3 से 3 को काटा √3 बार, यानी कि कितना आ गया आंसर 1/√3। अब अगर मैं x और y दोनों की तरफ से निकालूं इसे तो ये कितना निकल के आएगा, सेंटर मास XCM और YCM कितना आ जाएगा सर, ये मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया बच्चा 11/9 और 1/√3। अगर कोई वेक्टर फॉर्म में इसी चीज को मांग ले तुमसे कि सर इसको वेक्टर फॉर्म में देना देना देना, तो कैसे करेंगे। सपोज कर तेरे को अगर कोई RCM में मांग ले वेक्टर फॉर्म में, तो 11/9 i कैप बोलेगा, फिर से 1/√3 j कैप बोलेगा। इससे क्या बात समझ में आई, क्योंकि ये x का था और ये y का, ये क्लियर कट समझ में आ रही है क्या। ठीक है, एक तुम्हारे लिए इसे कर सकते हैं क्या, बहुत ही लाजवाब गजब का सवाल है ये। बेटा देख, इसमें मैंने जो आगे के जो ये पूरा का पूरा क्यूब है, क्या दे रखा है क्यूब, इसकी लेंथ 1 मीटर, अरे इसकी ब्रेथ 1 मीटर, इसकी हाइट भी 1 मीटर। अब देख जो येलो येलो वाले हैं ना, वो मैंने रखे हैं 1 kg के, और ये जो सॉरी और जो पीछे वाले हैं ये मैंने रखे हैं 2-2 kg के। अरे समझ में आ रही है क्या बात, क्लियर कट। अब ओरिजिन पे तो ये वाला रखा हुआ है जो अंदर से 2 kg वाला है, उसके आगे 1 kg वाला है। तो पहले तो बच्चा इसके कोऑर्डिनेट बनाना, फिर इसको x में, इसको y में, और अब z में भी निकालना। मान जाओगे क्या कि सर ओरिजिन पे रखा हुआ ये कोऑर्डिनेट तो मैं बता ही सकता हूं, 0,0,0 आएगा। सही है क्या सर। इसके बारे में सर ये x में 2, सर x में 1 मीटर की दूरी पर है तो ये 1, और y में तो है ही नहीं तो 0, और z में भी नहीं है तो 0 आएगा। ठीक है, पीछे वाला ये देखो कि सर x में 1 मीटर, y में भी 1 मीटर, लेकिन z में नहीं है तो 0 आएगा। पीछे वाला कोई भी z में है ही नहीं है, पीछे वाले सब वैसे वैसे ही जो अपन 2D में कर रहे थे भी, इससे पहले जो चौकर वाला करके आए वो वाला है। ठीक है, अब इधर देख, ये x में 0, आगे बढ़ा ही नहीं, y में 1, z में 0 है। अरे सही है क्या, इसको करके बता सकते हो कि क्या होगा कि सर x में कितनी दूरी पर है ये, सर 0। सर y में कितनी दूरी पर है ये, 0। सर z में कितनी दूरी पर है ये, 1। ठीक है, ये वाला कि सर ये तो x में 1 मीटर की दूरी पर है, y में 0 है, लेकिन z में 1 है, आगे ही तो है। इधर देख, x में 1 मीटर, y में नहीं उठा, ऊपर ही नहीं उठा, z में आगे की तरफ है तो 1, इसलिए इसका भी बता सकते हो क्या सर, x में 0, y में 1, z में 1, इसका सर 1,1,1 ये x में भी है, ये ऊपर उठा हुआ भी है और आगे भी है। सही है क्या। तो इस तरीके से हम इस तीनों को निकाल सकते हैं। एक बार फिर से इसे ट्राई करना, फिर बात बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कि सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको रखते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल जो न्यूमेरिकल दे रखे हैं इन्हें कंप्लीट करो, अगर ये वाला ना आए तो इसको कमेंट करो, एक भी कमेंट हम इसके ऊपर वीडियो फिर से बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।